हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी हिंदी विषय के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट करने चल रहे हैं। ये बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के बिहार टीजीटी पीजीटी और 6 to 8 को लेकर के प्रैक्टिस सेट करने चल रहे हैं। जैसे कि उसमें 5 ऑप्शन दिया रहता है और 5 ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना रहता है। ठीक उसी तरह से बिल्कुल हूबहू पेपर जैसा करने चल रहे हैं हम लोग कि पेपर में जैसे आता है, जिससे हम लोग की प्रैक्टिस जो है यहाँ बनी रहे और पेपर में हम सभी अच्छा कर पाएँ। तो इसी क्रम में आज हम देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट 1 है और इसका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है। इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है। तो ऑप्शन ए है मारवाड़ी, ऑप्शन बी है मालवी, ऑप्शन सी है बुंदेली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो कि ये दोनों जो ऑप्शन रहते हैं ये उपयुक्त में से एक से अधिक, यही जो है बहुत कन्फ्यूजन करने वाला होता है। तो इसमें देखेंगे मारवाड़ी और मालवी, ये भी है राजस्थान की और ये भी है राजस्थान की। लेकिन ये जो बुंदेली है, बुंदेली क्या है, बुंदेलखंड में बोली जाती है। तो ऑप्शन हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है राजस्थान की बोली नहीं है। यहाँ नहीं शब्द हम ध्यान देंगे, नहीं पूछा जा रहा है। तो कौन सा नहीं है, बुंदेली नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और जो राजस्थान है, राजस्थान की मुख्य रूप से 4 बोलियां हैं, वैसे तो 6 आती हैं। मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, निमाड़ी और अहीरवाटी, निमाड़ी और अहीरवाटी। और ये पूर्वी की हैं, पूर्वी की 3 मुख्य बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की 3 मुख्य बोलियां हैं, ए बी सी, मतलब अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की हैं। और राजस्थानी हिंदी की हैं मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, निमाड़ी और अहीरवाटी। अहीरवाटी कहाँ की है, ये राजस्थान, जयपुरी की। ठीक है, तो हमारा ये प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है। प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है। हिंदी साहित्य में जो है प्रेमचंद्र का महत्वपूर्ण स्थान है और ये इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाटक, उपन्यास, कहानियाँ लिखी हैं। तो प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास पूछा जा रहा है। अपूर्ण उपन्यास, इनका ऑप्शन देख लेते हैं, रंगभूमि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन सी मंगलसूत्र, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं, जैसे इनका रंगभूमि, जो रंगभूमि है ये 1928 है। रंगभूमि 1928 है। रंगभूमि 1928, 28 ईस्वी की है। और सेवा सदन 1918 की है। सेवा सदन 1918 की है। गबन, गबन कितने की है, गबन है 1928, 1928 की गबन है। और गोदान है 1936, 1936 है। क्या है, गोदान। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, ये इनके मंगलसूत्र है। इनका ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हमारा मंगलसूत्र है, जो कि क्या है, अपूर्ण है। और इसको पूरा किसने किया है, अमृत राय द्वारा 1948 ईस्वी में पूर्ण किया गया है। किसके द्वारा, अमृत राय द्वारा 1948 में, 1948 में पूरा गया। किसके किसके द्वारा, अमृत राय के द्वारा, अमृत राय के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है नहीं है। सर्वनाम, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं हम जान लेते हैं। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और 6 भेद को हम जान लेते हैं। पहला जो है वो क्या है, पुरुषवाचक है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक। चौथा प्रश्नवाचक है। और 5वां है संबंधवाचक। और छठा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। लेकिन ये जो तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुणवाचक। गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, गुणवाचक ये विशेषण होता है। और पूछा जा रहा है, सर्वनाम पूछा जा रहा है। तो प्रश्नवाचक, संबंधवाचक ये होते हैं।
तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तो ये भी कट जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी कट जाएगा, है ना। बचा कौन? गुणवाचक। तो पहला राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए है स्थाई, ऑप्शन बी है केवड़ा, ऑप्शन सी है केतकी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछा जा रहा है तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। तो जो तत्सम शब्द है वो केतकी है। क्या है? केतकी है। ये टा नहीं, ता है, केतकी। ये क्या है? तत्सम शब्द है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। और स्थाई का करेला का जो तत्सम होता है केवड़ा, कारवेल, कारवेल, करेला का तत्सम कारवेल होता है, स्थाई का स्थाई होता है, स्थाई। अगला प्रश्न है हमारा, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ऑप्शन ए है इंसान लखा, ऑप्शन बी है लल्लूलाल, ऑप्शन सी है माधव सप्रे, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। ये जो है इंशाअल्लाह खां की रचना है। किसकी है? इंशाअल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। तो जो है हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। और लल्लू लाल की यहीं हम देख लेते हैं। लल्लू लाल की क्या है? प्रेम सागर। प्रेम सागर, प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की रचना है। और सुख सागर किसकी है? सदा सुखलाल की रचना है। सदा सुखलाल की जो रचना है वो क्या है? सुख सागर है। सुख सागर, सुख सागर जो है सदा सुखलाल की रचना है। और माधवराव सप्रे, ये है इनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रचना है, एक टोकरी भर मिट्टी। माधवराव सप्रे की बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक टोकरी भर, एक टोकरी भर मिट्टी। ये किसकी है? मिट्टी, ये है माधवराव सप्रे की। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए तो ऑप्शन ए है योजक चिन्ह, ऑप्शन बी है कोष्टक, ऑप्शन सी है अर्धविराम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह की पहचान ये है, इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। और जो कोष्टक होता है, कोष्टक होता है जैसे ये, है ना, ये क्या है? कोष्टक है। बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, है ना। और जो उपविराम होता है, उपविराम, उपविराम, उपविराम को हम दर्शाते हैं इस तरह से, है ना, दो बिंदी के माध्यम से उपविराम को हम दर्शाते हैं इस तरह से, ठीक। और जो अर्धविराम होता है, अर्धविराम, ऊपर एक बिंदी और नीचे इस तरह से, ये क्या है? अर्धविराम है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धविराम। क्या होगा? अर्धविराम को दर्शाते हैं। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो अर्धविराम का चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये वाला, है ना, ये वाला चिन्ह। तो इस प्रकार से 7वां प्रश्न है अगला, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है? ये ध्यान देंगे कि भारतेंदु ने नहीं किया है, नहीं शब्द पर हम विशेष ध्यान देंगे। ऑप्शन ए है बाला बोधनी, ऑप्शन बी है कवि वचन सुधा, ऑप्शन सी है भारतेंदु, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतेंदु ने नहीं किया है। जहाँ तक हम ये जान रहे हैं कि ये जो बाला बोधनी है, बाला बोधनी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इसके संपादक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ये 1874 ईस्वी में, 1874 की है। और ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी? काशी से। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और कवि वचन सुधा भी इन्हीं की है। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ये है 1867
67 1867। और ये भी कहाँ से प्रकाशित हुई थी? काशी से ही प्रकाशित हुई थी। और इनकी एक और पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन जो 1883 में 1883 ईस्वी में और काशी से ही प्रकाशित हुई थी। कहाँ से? काशी से। तीनों पत्रिकाएं इनकी जो है काशी से प्रकाशित हुई थी। बालाबोधनी 1874, कविवचन सुधा 1867, हरिश्चंद्र मैगजीन 1883, 74, 67, 83 और तीनों काशी से ही हुई थी, संपादित हुई थी। और ये जो भारतेंदु है, अगला ऑप्शन बचता है हमारा सी। हमारा ऑप्शन सी बचता है। और सी क्या है? भारतेंदु। ये जो भारतेंदु पत्रिका है, ये पत्रिका है राधा चरण गोस्वामी की। किसकी है? राधा चरण गोस्वामी की है। गोस्वामी। भारतेंदु पत्रिका राधा चरण गोस्वामी की है। ये 1883 की है। कब की है? 1883 की है। और ये संपादित कहाँ से हुई थी? वृंदावन से। कहाँ से? वृंदावन। कहाँ से संपादित हुई थी? ये वृंदावन से संपादित हुई थी। तो ये जो और उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और बालाबोधनी, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये तीनों मैंने बता दिया कि ये भारतेंदु की है। तो हमारा बचता है ऑप्शन सी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतेंदु। तो भारतेंदु किसकी है? राधाचरण गोस्वामी की है। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? वृंदावन से। कब प्रकाशित हुई थी? 1883 में। तो इतना कन्फर्म हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? यहाँ जो है एक वचन की बात हो रही है। एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए है सहायता, ऑप्शन बी है पुस्तक, ऑप्शन सी है लड़का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि जैसे हम पहले इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। पुस्तक, पुस्तक को हम पुस्तकें कह सकते हैं, है ना? पुस्तकें कह सकते हैं। और जैसे लड़का तो क्या है? लड़के, है ना? ये भी बन सकता है। लेकिन क्या सहायता का सहायताएं बन सकता है? नहीं बन सकता है ना? तो ये क्या हो जाएगा? सहायता। सहायता क्या है? हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। पुस्तक भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तो पहले से कटा है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? सहायता। सहायता क्या है? हम प्रायः एक वचन में, सदैव एक वचन में रहने वाले शब्द। सहायता हो गया जैसे सोना। सोना को क्या कभी किसी ने सुना है? सोनाएं, है ना? नहीं ना? तो सोना हो गया। और क्या हो गया? चांदी हो गया, है ना? सोना चांदी हो गया। दल हो गया, है ना? और आकाश हो गया, आकाश। ठीक है? तो इस प्रकार से जो है क्या है? ये सब हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आकाश, आकाश यानी कि बादल। तो ये सब हमेशा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, सहायता। अगला प्रश्न है हमारा, घास फूस में कौन सा समास है? घास फूस में कौन सा समास है? तो हम ये देखेंगे कि घास फूस में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है हमारा अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। घास फूस में कौन सा समास है? तो हम ये देखेंगे कि जैसे अव्ययीभाव यथाशक्ति, यथाशक्ति में अव्ययीभाव होता है ना? घास और फूस, पहले ये देखें, घास और फूस में कौन सा समास है? दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास? द्वंद्व समास। तो ये घास और फूस, ये क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो हमारा द्वंद्व समास बी में हो जाएगा। और जो द्विगु होता है संख्यावाची द्विगु, जैसे चौराहा, चौराहा संख्यावाची द्विगु। और जो अव्ययीभाव समास होता है प्रायः पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। पूर्व पद अव्यय होता है। ठीक है? द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची होता है। पूर्व पद संख्यावाची। और द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है? तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। और द्विगु संख्यावाची भी नहीं है, पूर्व पद अव्यय भी नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों पद प्रधान होते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक,
ये जो है संज्ञा के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार पूछ रहा है कि शिक्षक जो है कौन सा प्रकार है। तो जैसे समूहवाचक हो गया ढेर, है ना, ढेर हो गया, और क्या हो गया झुंड हो गया, क्या हो गया झुंड हो गया, समूह हो गया, क्या हो गया समूह, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह। तो ये सब क्या हो गया समूहवाचक में आ जाएगा। और जो व्यक्तिवाचक है जैसे भगत सिंह किसी एक व्यक्ति को दर्शाता है ना, भगत सिंह, भगत सिंह अगर हम कहेंगे तो तुरंत हम जान जाएंगे कि हमारे भगत सिंह कौन है, जो आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को समर्पित कर दिए, बलिदान कर दिए। तो ये भगत सिंह, उनको तुरंत हम समझ लेंगे। और जैसे भारत है ना, भारत हो गया, भारत तो हम जान जाएंगे कि हमारा भारत देश है ना, किसी एक राष्ट्र को संबोधित कर रहा है, किसी एक व्यक्ति को संबोधित कर रहा है, किसी एक स्थान को, जैसे दिल्ली हम मान लेते हैं। तो ये सब क्या हो गया व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, किस में आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। तो हमारा बचता है शिक्षक क्या है, तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जो जातिवाचक होता है वो क्या है जातिवाचक संज्ञा, जैसे शिक्षक है ना, और हो गया लड़का, लड़का है ना, ये सब क्या है जाति को दर्शाता है। तो ये हमारा जो शिक्षक कौन सी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक। भाववाचक भी देख लेते हैं, है ना। भाववाचक संज्ञाएं जैसे गर्मी हो गया, बुढ़ापा हो गया, जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, मिठास, ये सब क्या है भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। वाच्य के बारे में जानेंगे तो पहले हम जान लेते हैं वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के तीन प्रकार के वाच्य के तीन प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले क्या है कर्मवाच्य, पहला क्या होता है कर्मवाच्य, और दूसरा होता है कर्मवाच्य कर्तृवाच्य, है ना कर्तृवाच्य, और तीसरा क्या होता है भाववाच्य, भाववाच्य। तो वाच्य के कितने प्रकार हैं तीन प्रकार हैं, कर्मवाच्य कर्तृवाच्य कर्मवाच्य कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो हम ये देखेंगे राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, इसमें जैसे जो कर्तृवाच्य होता है, पहले इसकी परिभाषा इसे अच्छे से समझ लेते हैं जिससे कभी दोबारा प्रश्न आए तो वो गलत ना हो। तो जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, ये पहला हो गया कर्तृवाच्य। और जिसमें कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और जिसमें भाव प्रधान होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे कर्तृवाच्य का एक उदाहरण, राम किताब पढ़ता है, तो राम क्या कर रहा है किताब पढ़ रहा है, ये क्या हो गया कर्ता, इसमें क्या है प्रधान है, तो ये कर्तृवाच्य हो गया। अब कर्मवाच्य हम देखेंगे, सुशीला से पत्र लिखा जाता है, सुशीला से क्या लिखा जाता है पत्र लिखा जाता है, ठीक, ये क्या हो गया कर्मवाच्य हो गया। और भाववाच्य, मरीज से चला नहीं जाता, मरीज से चला नहीं जाता, ये किसका उदाहरण हो गया भाववाच्य का। भाववाच्य में क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है, जैसे पहलवान से दौड़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये प्राय क्या है भाववाच्य है। तो इसमें जो प्रश्न है हमारा, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्तृवाच्य। कौन सा हो जाएगा कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है, खर, ये खर शब्द है और इसकी पर्यायवाची पूछी जा रही है। तो ऑप्शन ए है गधा, ऑप्शन बी है रावण, ऑप्शन सी है मूर्ख, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रावण, खर का पर्यायवाची हमारा क्या है गधा है, खर का पर्यायवाची गधा है। और गधर्व भी बोलते हैं ये, है ना, गधर्व भी इसे बोलते हैं, धूसर भी बोलते हैं, धूसर, धूसर, और खोता भी बोलते हैं इसे, खोता किसे बोलते हैं गधे को बोलते हैं। ये सब
गधे की पर्यायवाची है। अगला है हमारा, जैसे देख लेते हैं रावण। रावण की क्या है? दशानन, दशानन है ना, रावण की हो गई दशानन बोलते हैं। 10 कंधर बोलते हैं, लंकेश भी बोलते हैं, लंकेश है ना। ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है। अगला है हमारा मूर्ख, इसकी भी देख लेते हैं। नादान है ना, नादान, नादान और मूढ़, मूढ़ है ना, मूढ़ भी बोलते हैं किसे? मूर्ख को। और इस प्रकार से इतना हम लोगों ने देख लिया। ये क्या है? किसकी पर्यायवाची है? खर शब्द, तो ये गधे की। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम शब्द है? ऑप्शन है ए अर्थ, ऑप्शन बी अध, ऑप्शन सी इति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है जो राइट आंसर होगा हमारा वो अथ का होगा इति, अथ का इति। तो इति हो गया, राइट आंसर सी हो गया। 15 प्रश्न है, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट, ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है बिहारी है। ऑप्शन सी क्या है? बिहारी है ना। इसमें क्षमा चाहूँगी मैं, इसमें बिहार लिखा गया है लेकिन हम बिहारी जो है कवि हैं, है ना, रीतिकाल के कवि हैं बिहारी। सूरदास, तुलसीदास, बिहारीदास उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है जो वात्सल्य रस का सम्राट किसे माना जाता है? तो सूरदास को माना जाता है। किसे माना जाता है? सूरदास। सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति के कवि हैं। किसके कवि हैं? कृष्ण भक्ति के कवि हैं, कृष्ण भक्ति के कवि हैं। कौन है? सूरदास है। और इन्होंने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। ये ब्रज भाषा का कोना कोना झांकाए हैं। कौन? सूरदास। और ये जो है नंददास ब्रज भाषा के संत कवि थे, नंददास ब्रज भाषा के संत कवि थे। और बिहारी जो है क्या है? रीतिकालीन कवि है, बिहारी रीतिकालीन कवि हैं। तुलसीदास जो हैं ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं, राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास, है ना। तो ये जो हैं, और बिहारी किसके हैं? बिहारी ये तो रीतिकालीन कवि हैं, है ना। तुलसीदास राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। और जो सूरदास हैं ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो सूरदास को ही क्या कहते हैं? वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहते हैं? सूरदास को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कृष्ण के बाल रूप का विस्तृत वर्णन किया है। तो इस प्रकार से 15 प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग पढ़े। इसमें साहित्य से भी प्रश्न थे, ग्रामर से भी प्रश्न थे, मतलब कि जिस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है हूबहू पेपर जैसी प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। और यह जो है क्लास प्रतिदिन होगी, प्रतिदिन कुछ प्रश्नों को समयानुसार हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। और यह बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा आप सभी को। हम सभी इसी तरह से धीरे धीरे सीखेंगे। आज ये क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।